और देखते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम ये शब्द को ध्यान से देखना, ये कहां से लिया गया, कुछ इसके बारे में आइडिया है? एक अरबी शब्द होता है और उसका नाम अरबी शब्द मौसिम था, उसी से जो बना मानसून। ठीक, अब अगर इसका एक लाइन में किसी को जवाब देना हो तो इसका मतलब इन्हीं से बिल्कुल सिंपल देहाती भाषा में कह सकते हैं कि हवाओं का ऋतु परिवर्तन। यानी एक बार हवाएं ऐसे और दूसरी बार हवाएं ऐसे। अब यही आगे सुनेंगे। यानी मानसून जो है एक तरीके से कह सकते हैं हवाओं का ऋतु परिवर्तन, अदला बदली। ठीक, और ये अरबी शब्द है, उसी का ट्रांसलेशन, उसी का जो मॉडिफाई वर्जन है। ठीक, अच्छा, दो तीन चीजें हैं, सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं, उसके बाद ये आगे की कार्रवाई। वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसकी अगर पूरी भूमिका पहले बता। आप वहां पर बार बार जब इसकी बात आएगी तो एक आप नाम सुनोगे बार बार, आर्द्रता, जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक, और आर्द्रता दो तरीके की होती है ह्यूमिडिटी, एक होती रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक, और आर्द्रता को नापता कौन है? हाइग्रोमीटर। और हमेशा काहे में नापी जाती, सापेक्ष आर्द्रता काहे में नापी जाती है? परसेंटेज, एक तो ये। ठीक, दूसरा जरूरत पड़ेगी बार बार इसकी। ठीक, समझ में आ गई? हाँ, देखो जैसे अभी हमने कहा इसका मतलब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी दो टाइप की है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये तो अभी बताए थे। अच्छा सुनिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यानी कुल मिला के हमारा सारा मतलब इससे रहेगा। आपको बता इसलिए दिया ताकि आपके समझ ये ध्यान रहे कि कोई दूसरा भी है, लेकिन हमें क्या लिखा? हाँ, अच्छा देखो, तो हम लोगों का जो रिलेटिव यानी जो कुछ ज्यादातर मतलब रहेगा वो इससे रहेगा, तो इसे ध्यान रखना। और याद ना हो, समझ ना आए तो दोबारा क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम सोच लो कि हमें नहीं समझना फिर भी तुम्हारे समझ में आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी। ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम इतने एग्जाम्पल ला देंगे, कलेक्शन पूरा लेटेस्ट तुम्हारा दिमाग ओवरफ्लो कर जाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल तुम ना चाहते हुए समझने पर मजबूर हो जाओगे। और बात सुन भी चुके होगे, जैसे कुछ लोग यहाँ की क्लिप कर जाके दूसरों को हंसाने के लिए। हाँ, अरे एक दिन एक लड़का मालूम क्या कुछ ऐसे हमने बोल दिया, वो करा, फिर से बोला क्या, उन्होंने मोबाइल निकाला, हम समझ गए रिकॉर्ड करेगा, तो हमने क्या करोगे रिकॉर्ड करके थोड़ा सा ना, हमने लग रहा है तो अपनी से गर्लफ्रेंड को सुनवाओगे, हंसाओगे। हमने कहा अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को सुनवाया क्लिप और कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट उसकी हमारे पास आ गई तो तुमने क्या होगा? हमने कहा तुम अपने हंसाने की दम नहीं रखते तो क्यों पाल रहे हो? पालने के लिए 4-6 पाल रखे होगे, हंसाने का दम नहीं तो दूसरे की क्लिप सुना रहे हो। हाँ, बोला नहीं, मतलब इतना पर्याप्त था बेइज्जती के लिए उसकी। अब बेइज्जती उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो, और बेरोजगार की इज्जत कोई होती नहीं, बेइज्जती कहां से होती? लगता है सही बता रहे हैं। हैं? तुम लोग याद करोगे कभी? हाँ ठीक है, वापस तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे समझ में आएगा नहीं।
ठीक है, ये तो हम इसका मतलब पूरी गारंटी वारंटी दोनों आएगा क्यों नहीं। अच्छा ये बात दोनों चीजें नोट कर ली, नोट कर लीजिएगा बात। अच्छा अब सबसे पहले हम लोग दो तीन चीजें जान लें और फिर इस पर सबसे ज्यादा इसे ध्यान, इस पर फोकस करिएगा। एक बात ये कि अगर देखो ऐसे समझो, एक हम लोग ले लेते हैं गर्म हवा, और एक हम ले लेते हैं ठंडी हवा। ठीक, दो चीजें एक ध्यान समझना है, तीसरी शादी। अच्छा दूसरी बात प्रेशर, कौन सा वाला प्रेशर? हाँ वायु दाब, तो दूसरा ना समझ लेना वायु दाब, ठीक है। यानी एक ये और दूसरा, मैं बहुत सारे लोग प्रेशर को कुछ और समझ बैठे। देखो एक लाइन में पहले इसे समझ लो, फिर उसी से कुछ हद तक मिलता जुलता ये सारी चीजें हैं, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम जुड़ी। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? यानी टेम्परेचर यूं तो प्रेशर यूं। जैसे काम समय चाल समय में पढ़ते थे कि 10 मजदूरों की जगह 15 मजदूर लगा दिए जाएं तो काम जाहिर सी बात है अब कम दिनों में होगा। अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके सापेक्ष प्रेशर तुरंत गिरता है। ऐसे समझ लो इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होने के वजह से सबसे कम वायुदाब कहां मिलता है? इक्वेटर पर। और सबसे कम टेम्परेचर कहां होता है? पोल पे। और वायुदाब सबसे ज्यादा, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पहले तो यह दिमाग में आना चाहिए। और हवा किधर से किधर की ओर चलेगी? हाई प्रेशर से लो या लो से हाई? हवा जो है हमेशा जो है पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है। और पानी जैसे ये कोई नदी बह रही, इसका मतलब ढलान होगा तभी पानी बहेगा। इसी तरीके से हवा भी किधर से किधर की ओर बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पानी किधर बहता है? ऊंचे से नीचे की ओर। इसे नदी में यहां पर एक शब्द बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ढाल। इसे हिंदी में कहते हैं प्रवणता, अंग्रेजी में ग्रेडियंट। इसी तरीके से यहां पर जब हम लोग बोलते हैं, मिसाल सुनिएगा, इसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब दो जगहों के बीच में वायुदाब में अंतर। और जितना ज्यादा वायुदाब में अंतर होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें, उतने ज्यादा भयंकर हवा चलेगी। जैसे नदी की धारा में अगर ढलान ज्यादा है तो पानी की स्पीड तेज होगी, ढलान कम है तो पानी की स्पीड स्लो होगी। हवा तो अभी भी चल रही, बाहर जाओ, और हवा तूफान के टाइम पर भी चलती है। अभी क्या है? अभी प्रेशर डिफरेंस बिल्कुल कम है, इसलिए हवा मंद मंद चल रही। अब यही प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो पेड़ ही नहीं बचेगा, जो हिल दिख बाहर जो खड़े, मतलब सब साफ रास्ते में जो मिलेगा। इसी तरीके से अगर नदी की ढलान ज्यादा है पानी नदी की धारा में, तो क्या होगा? पानी इतना तेज बहेगा, सब कुछ खत्म कर देगा अपने आगे जो पड़ेगा। तेज देखो ना कितने लोग बह जाते हैं। तो उसी तरीके से ये वाला है। तो यानी हाई प्रेशर, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। यानी अभी बताए थे, यानी ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर। ठीक, हवा किधर से किधर को चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पानी किधर से बहता है? ऊंचे से नीचे की ओर। ठीक है, इनको इसको बोलते हैं हम लोग ढाल प्रवणता। इसे वो हिंदी अंग्रेजी में ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक बात ये समझ में आ गई तापमान वाली। यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। एक बात समझ में इतनी तो क्लियर हो गई। अच्छा अब बात आ जाओ इस पर, गर्म और ठंडी हवा को समझ लो। अगर हवा गर्म है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, या हवा नम है तो कपड़ा जल्दी सूखता है?
सुनो फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हवा गर्म और यानी हॉट एंड एरिड है, यानी गर्म और सूखी है तब जल्दी कपड़ा सूखेगा, या हवा वेट हॉट एंड वेट है तब कपड़ा जल्दी सूखेगा? हॉट एंड एरिड, बिल्कुल सही बात। अब सुनो ऐसे समझो, एक तुमने तौलिया धुल के डाली जून में, मई जून में, और वही और इसे डाला आपने दोपहर में 12 से 3 के बीच में दोपहर में डाल दिया धुल के। ठीक, सुन तो लो, समझने के लिए बता रहे हैं। यानी तुमने वॉशिंग मशीन से सुखाई नहीं, नॉर्मल धुली मैनुअल तरीके से, खूब निचोड़ निचाड़ के डाल दी। इसी तौलिया को वही तौलिया सिमिलर सेम धोने वाला वैसे पूरी प्रक्रिया करी, और इसी तौलिया को आपने अगस्त में धुल के डाला 12 से 3 के बीच में। सब कब सूखेगी? पहले। क्यों सूखेगी? हवा यहां भी तो बहुत गर्म है, और गर्मी अगस्त की गर्मी तो भयंकर गर्मी होती। इसका मतलब गर्मी तो दोनों जगह है, लेकिन यहां की हवा गर्म के साथ साथ सूखी है, और यहां हवा गर्म के साथ साथ नम है। अगर हवा नम है तो वो आपके कपड़े की नमी को क्यों सोखे? आप खाना खा के निकले हो तो खाना दिखेगा, खाओगे नहीं, और अगर भूखे हुए तो सब समेट जाएंगे, मौका मिला। तो इसका मतलब अगर हवा गर्म के साथ साथ सूखी है तो वो कपड़े की नमी को जल्दी खींच लेगी, आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा। और अगर हवा गर्म के साथ साथ आर्द्र है यानी ह्यूमिड है, तो जितनी हवा में ऑलरेडी नमी है तो कपड़े में भी नमी है, तो हवा क्यों सूखे? नमी। आपने देखा होगा अगस्त में 2-2 दिन पड़ जाते कपड़े में सूखते, तो दोनों में समझ में आ गया। यानी कपड़ा गर्मी में क्यों मई जून में क्यों जल्दी सूख लेता है? क्योंकि गर्मी के साथ साथ हवा बिल्कुल सूखी है, और सूखी हवा क्या करेगी? नमी को खींच लेगी। बात समझ में आई? कपड़ा एक एग्जाम्पल था, सिर्फ बहाना। असली मकसद था आपको ये समंदर से पानी का भाप में बन के उड़ाना। यानी वो कैसे बनता, मतलब वो था। अच्छा सुनो, जब हवा जितनी ज्यादा सूखी और गर्म होगी, जब भी किसी वाटर बॉडी के ऊपर से गुजरेगी तो उस वाटर बॉडी की नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये जो भी पानी बरसता है ये सब समुद्र से पानी जो भाप के रूप में उठा वो है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया नहीं गर्म हवा और ठंडी हवा में अंतर। ठीक, यानी हवा जितनी ज्यादा गर्म और सूखी होगी उतनी ज्यादा नमी को एब्जॉर्ब करेगी। एक बात क्लियर हो गई? ये टेम्परेचर ये वाला पता लग गया। अब एक बात आती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जरा इसे समझ लो, ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा मामला, लेकिन आएगा समझ में। अब हम अगर आपसे ये कहें कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। दो सिचुएशन हैं। ठीक है, एक सिचुएशन कौन सी है? देखो अब सुनो, यानी हमने ये कहा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, और टेम्परेचर घटा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ आइडिया? अरे बढ़ेगी घटेगी इतना तो बोल सकते हो हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे घटेगी बढ़ेगी, कोई एक चीज पर कांस्टेंट रहो, घटेगी। कैसे घटेगी? अगर घटेगी तो कैसे, और अगर बढ़ेगी तो क्यों? देखो सुन, ऐसे समझो,
जब कोई गर्म, और ये मान लो कोई समंदर है और उसके बगल में ये पहाड़ है, इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको ये भारत का मैप बना लो और ये पश्चिमी घाट पहाड़ बना लो, ये है आपका समंदर और ये पहाड़, दोनों चीजें यहीं पर मिल गई एक साथ। यानी यूं मान लो थोड़ी देर के लिए पश्चिमी घाट है और ये अरेबियन सी है। अब जब जैसे ये इक्वेटर को हवाएं पार करती तो ये मुड़ती, अभी बताएंगे क्यों मुड़ती है, ऐसे मुड़ती। अब जब ये हवाएं किसके ऊपर से गुजर रही हैं, अरब सागर के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ कोई बाल्टी दो बाल्टी पानी तो है ना, यहाँ तो पानी की अपार। जब ये हवा किसी और गर्म हवा है तो गर्म हवा जब किसी पानी के ऊपर से गुजरेगी तो इसकी पानी की नमी को क्या करेगी, पी लेगी, जैसे सोखते को पानी में डाल। अब जब इसने नमी को पी लिया, यानी ये इसके ऊपर से गर्म हवा बह रही थी और इसने नमी को पी लिया। अब जैसे ये नमी को पी लिया तो ये किसी पहाड़ से टकराएगी और पहाड़ से टकराने पर ये क्या होगी, ये ऊपर की ओर उठेगी। अब जब ऊपर की ओर उठेगी तो आपको एक ट्रोपोस्फियर में कॉन्सेप्ट काम करता है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। यानी इस टेम्परेचर, हवा में टेम्परेचर था तभी तो ये पानी वाटर वेपर के रूप में था। इसे आप कह लो लेटेंट हीट, फिजिक्स में समझने के लिए। लेटेंट हीट ही तो पानी को वाटर वेपर में घुमा दे, बना लेती है। अगर लेटेंट हीट को रिलीज कर दिया जाए तो वाटर वेपर रह जाएगी, पानी फिर से वाटर वेपर फिर से ड्रॉप में बदल जाएगा। यानी जैसे ये ऊपर उठ रही है तो इसमें ह्यूमिडिटी तो थी क्योंकि पानी के ऊपर बह रही थी। अब ये जैसे जैसे ऊपर उठ रही तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है। टेम्परेचर गिरने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बढ़ती है। ध्यान रखना कैसे बढ़ेगी, अब इसको याद रखना। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है तो पानी हवा के सापेक्ष जो आर्द्रता है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी जरा समझो, टेम्परेचर के साथ। देखो हमने ये कहा इस 3 कंडीशन मान लो A, B और C। सुनो यहां 3 सिचुएशन बना लेते। अब रिलेट, जैसे ये हवा पहुंची यहां तक पहुंची, इसका मतलब टेम्परेचर कुछ कम गिरा, आगे पहुंची और कम गिरा, आगे पहुंची और कम गिरा, गिरता रहा लगातार। अब इसे हम मैथ की भाषा में अगर आपसे ये कहें, कोई स्टूडेंट था जिसे 100 नंबर में से 50 नंबर मिले। एक स्टूडेंट ये था कि उसे नंबर तो 50 ही मिले लेकिन उसके पेपर का जो फुल मार्क्स थे वो कितना था, वो 80 थे। और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका नंबर तो उसे 50 मिले लेकिन उसका पेपर का जो पूर्णांक था वो 50 था। 3 बातें लिखी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नंबर किसे मिले, इसे नंबर कितने मिले, 100%। इसे 50%, इसका भी कुछ परसेंटेज आएगा। अब सुनो, यानी कि हवा में जो नमी है वो कांस्टेंट है। यानी हवा में नमी मान लो 50 है नंबर की तरीके से, टेम्परेचर कितना है यहां पर, इसको नंबर कितने मिले 50%। यानी यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई 50%। ये थोड़ी हवा आगे बढ़ी, ह्यूमिडिटी तो उतनी थी, पानी की मात्रा उतनी है हवा में, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर यानी वही पूर्णांक घट के कितना हो गया। तो अब परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या हुआ, बढ़ रहा है ना। एक बंदा यहाँ पर था, यानी हवा में पानी की मात्रा इतनी हुई लेकिन टेम्परेचर गिर के, तो इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हुई। अब जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, झमाझम चालू, यानी बरसात। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का, यानी अब समझ में आ गया। जैसे यानी टेम्परेचर गिरने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। जैसे हम ये कह दें इस बंदे को 50 नंबर मिले 150 में, तुरंत 33% पर आ गया।
यानी अगर, और ये हमने टेम्परेचर मान लिया था और इसे पानी मान लिया था, ह्यूमिड यानी हवा में जो नमी है वो, तो नमी तो उतनी ही रहेगी जितनी पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा उतनी, पर हवा का टेम्परेचर घटा बढ़ा यहाँ पर, और हवा का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, और टेम्परेचर अगर हवा का घटा दिया जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, यू टेम्परेचर था लगातार गिरा, ये तो कांस्टेंट था लेकिन इसका परसेंटेज तो लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा काहे में नापते हैं, परसेंटेज में, और टेम्परेचर गिरने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के आसपास नहीं होगी पानी नहीं बढ़ सकता। अभी आप वेदर रिपोर्ट मैप खोलिए, उसमें लिखा होगा विंड फ्लो इतना, सनराइज इतना, सनसेट इतना, अब लिखा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतने परसेंट, और फिर लिखा होगा रेन पॉसिबिलिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी रेन पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक, इसीलिए तो अंदाजा लगता है कि कल पानी ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है, अभी आप सुनो वेदर रिपोर्ट, वेदर मैप खोलिए, एक डालिए, अभी अगर किसके पास खुला उस मैप में डालिए, एक जगह शहर डालिए जकार्ता, डाल के देखो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, या सिंगापुर, हम आपको एक मिसाल दो कंपेयर करा दें, और उसी मैप में जस्ट तुरंत फिर डालिए मदीना या जैसलमेर या एरिका, यानी ये शहर जितने हम नाम ले रहे हैं डेजर्ट वाले हैं, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिएगा, और उसकी जकार्ता की रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिएगा, और फिर देखिएगा देखिएगा रेन पॉसिबिलिटी मक्का या मदीना या एरिका या जैसलमेर, इन्हीं डेजर्ट वाले, उनमें कितनी दिखा रहा, और इसकी सिंगापुर की और ये इसकी कितनी दिखा रहा, अभी ये पता लग जाएगा, क्योंकि ये इक्वेटर के करीब में है, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए पर डे यहाँ पर बरसात हुई होगी। मिला नहीं मिला, डाला कि दिन में डाला, चलो बाद में चेक कर लेना, लेकिन हमने दोनों, यानी कोई भी शहर लेना, जरूरी नहीं मदीना लो या जैसलमेर लो, यानी एक डेजर्ट वाला ले लेना, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंदाजा लग जाएगी, क्योंकि वहां तो सब सूखे सूखा होगा, और एक आप कोई इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर के करीब वाला ले लेना, पता लगे क्या हुआ, क्या दिखा रहा है, बिजली कड़क रही, इसका मतलब वहां तो दोपहर के बाद पर डे बरसात होती 365 दिन, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं, यानी इक्वेटर के आसपास दोपहर के बाद 365 दिन, यानी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बरसात ना हो। सवेरे जैसे सूरज निकला, पानी भाप बन के ऊपर उठा, ऊपर हुआ, ठंडा हुआ, शाम को फिर सारा पानी वापस, अगले दिन फिर यही प्रक्रिया, इसलिए इक्वेटर के आसपास कभी भी विंटर सीजन नहीं होता, वहां की रातों को विंटर सीजन कहा जाता है, यानी वहां इसकी कंबल स्वेटर जैसी की कोई जरूरत नहीं कभी पड़ती, ठीक। और यही आप एरिका जैसलमेर का डाल के देख लो, तो देखा ही डालो, वहां भी दिखाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मुश्किल है 10-15%, डाल के देखो, नहीं वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी, बहुत कम दिख रही है उसके मुकाबले, कितनी है देखो, मुश्किल से 20-25 होगी जैसे तैसे, यानी दोनों, हमारा बताना मकसद ये था कि डेजर्ट एरिया में हवा सूखी होगी, यानी वहां पर क्या होगा, इन दोनों में, अब दोनों जगहों के मौसम अंतर है, तो वहां के रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी अंतर होगा, क्योंकि वहां एक जगह बरसात होती है ना, एक जगह कभी बंद नहीं होती, ठीक है, दोनों चीजें पता लग गई। अब आ जाओ मैप, इससे पहले एक चीज होगी यहाँ, देखो हैं, सिर्फ इतना ही जरूरत है, इनको जो ये बने हुए एरो लगे हुए दिख रहे हैं, इनको ट्रेड विंड कहा जाता है, व्यापारिक हवा, सुन लो ध्यान। अब क्या होता है, ये 6 महीने तो इधर और 6 महीने बताना, पलटा पलटी। अच्छा, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। ये चलती इनके बीच में नहीं है, ये असल में अगर देखा जाए तो ये 30 से 35 एग्जैक्ट है। हमने वो आपको एक समझने के लिए बना दिया, लेकिन अब पूरा एग्जैक्ट फिगर अगर बना दें तो ये 30 से 35 दक्षिण में और यहाँ 30 से 35 ये। इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसी को कहते हैं हार्श लैटिट्यूड। इनके बीच में चलती, आप ये बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ, ठीक, आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ। अच्छा, अब इंडिया का मैप अगर आप बनाओगे तो इंडिया का मैप अगर ये 30 से 35, क्योंकि इंडिया का लास्ट लैटिट्यूड यहाँ पर देखोगे 37 डिग्री पड़ता है जम्मू कश्मीर वाला। इसका मतलब अगर हम इंडिया के मैप को बनाएं तो इंडिया का मैप लगभग ऐसे जाएगा, ये मान लो ऐसे तो जाएगा, ये ऐसे कुछ बनाना, ऐसे जाएगा, बड़ा ऐसे रफली बना हुआ, ये थोड़ा नीचे आएगा, वो ज्यादा बन गया, ठीक, ऐसे जाएगा। इसका मतलब यहाँ वाले में अगर हम इसी, अब तो क्योंकि इक्वेटर कर्क रेखा यहाँ से जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा इसको। अब ये वाला ध्यान रखना डायग्राम को, इसे मिटा नहीं रही, इसी का आगे जरूरत पड़ेगी। अब कैसी जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्योंकि उस वाले मैप में देखेंगे ज्यादा बढ़िया। जैसे ये इक्वेटर यहां से जाता है, ये वाला है ना, इसका मतलब यहाँ 324 घंटा 365 दिन बिल्कुल आग बरसती, सूरज एकदम सीधे चमकता। और जब सीधे सूरज चमकेगा तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी इवोपरेट होगा, और पानी इवोपरेट होकर जाएगा कहाँ, ऊपर, ऊपर जाएगा, पानी ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद झमाझम, इसीलिए अभी बता रहा हूँ बिजली कड़क रही, वहां पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दोपहर के बाद बरसात ना हो इक्वेटर के पास। इसीलिए जब कई बार ये बता चुके इक्वेटर और उसके आसपास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि जंगल ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जंगल वही ज्यादा होंगे जहाँ पर पानी ठीक ठाक बरसता होगा। तो ये वो इक्वेटर के आसपास का एरिया ऐसा है जहाँ पर मतलब बायोडाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं, ठीक है। हम लोग इस वाले को अब ये देखते हैं कि आखिर इक्वेटर के बाद हवाएं कैसे घूमती हैं, फिर आखिर यहाँ बरसात क्यों नहीं, यहाँ क्यों होती, राजस्थान में क्यों नहीं होती, हिमालय वाले रीजन में क्यों नहीं होती, ये अलग मैप बना के बना, ठीक है। ये वाले सिर्फ इंडिविजुअल, बाकी जो मैप बनने लगे उनमें जगह कम पड़ जाएगी लिखने के लिए, तो अलग बना लेते हैं, बना लेते हैं आप। वो आईटी से जो बिल्कुल बताएंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक। अब देखो, इसे पहले एक बार इसको देख लो, ये आपका 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है, ये ऐसा है और ये है। जरा इसे सोचो, सितंबर का महीना है, ये डेट भी वही आने वाली है। देखो यहाँ पर आपने एक बात सुनी होगी कि पूरी दुनिया में 2 डेटें ऐसी होती जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, वो कौन से, 21 मार्च और 2 ऐसी डेटें हैं जिसमें पूरे दिन, पूरी दुनिया में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती। इन 2 डेटों के अलावा दिन और रात में हमेशा चाहे 1 मिनट का अंतर हो, चाहे 2 घंटे का अंतर हो, हर जगह अंतर आ जाता है। इनके अलावा यानी ये 2 डेट ऐसी हैं जिस इस पूरी पृथ्वी पर हर जगह 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगा। इसके अलावा कहीं पता लगा
इन डेटों के अलावा कहीं देखोगे तो कहीं पता लगा 14 घंटे का दिन हो रहा, 10 घंटे की रात हो रही, तो कभी रात 14 घंटे की रात तो 10 घंटे का दिन। जाड़े आने तो पता लगता सवेरा सो उठे जब तक पता लगा 10 बज गया, है ना, पता लगा दिन खत्म। अब यही गर्मी के दिनों में तो पूरे दिन काम करते करते थक जाता आदमी, लगता शाम ही नहीं हो रही, उधर पता लगा शाम को पता ही नहीं लगता कब रात 12 बज गया जाड़े में, क्योंकि रात छोटी होती। और इस टाइम दिन बड़े हो रहे हैं, है ना। कभी सुनते हो रोजा कभी 15 घंटे का, कहीं रोजा तो कहीं रोजा पता 10 घंटे का। जब रमजान टाइम आता तो देखो कि कहीं कहीं अंतर आ जाता कहीं। हाँ, तो खैर हमारा मकसद बताने का ये था कि सूरज जो है, अब समझो ये दिन और रात में अंतर कैसे आ जाता है। यानी सूरज जो है, सबसे पहले हम ये क्या करें कि मान लो एक डेट है ये आपकी और एक डेट ये 21 मार्च है और ये 23 सितंबर, ठीक। अब यहां से मार्च से शुरू करेंगे और सितंबर में आ जाएंगे जब तक यही मामला खत्म हो। यानी अगर हम मार्च का सीजन, जब यदि सूरज मार्च में यहां पर होता है बिल्कुल 21 मार्च को, और 23 सितंबर को भी इसके ठीक 100% ऊपर होता है। यानी अगर हम ये कहें कि जैसे जैसे अब इधर से क्या होगा, इसका मतलब इधर अगर ये मार्च है तो यहाँ कम से क्या होगा, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इधर ही तो होगा। यानी अब समझो जब इधर दिसंबर का टाइम होगा, दिसंबर से, यानी जब ये सुनो, अगर मान लो यहां पर क्या हो रहा, हवाएं भी आपको ऐसे बनी हुई दिख रही थी, ऐसे ऐसे तो दिख रही है। यानी अगर यहां पर क्या है, यहां टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो हवाएं, यानी प्रेशर ज्यादा है तभी तो ये हवाएं ऊपर की ओर जाती दिख रही, और इसका मतलब यहां टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, इसीलिए हवाएं ऊपर को दिख रही जाती, ये तो दिख रही। अब जब क्या होगा, जब सूरज जब 21 मार्च को पार करके किधर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी जब सूरज 21 मार्च को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आता है तो उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। मार्च के बाद अप्रैल में देखो भयंकर गर्मी, मई में और भयंकर, जून में और भयंकर। यानी जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। अगर उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। तो सूरज इधर है, इधर ठंडी होने लगेगी, और इधर जब ठंडी होने लगेगी तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा, और इधर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इधर प्रेशर कैसा होगा, कम। तो जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर आएगा इसका मतलब गर्मी उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका मतलब जब टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्रेशर गिरेगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर गिरता है। जब इधर मार्च में यहाँ थे, अप्रैल में यहाँ, जून में, मई में यहाँ, और जून में यहाँ, 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल एकदम सीधा, और 21 जून के बाद फिर धीरे धीरे पीछे, यानी उसके मतलब मैक्सिमम लिमिट ये है। अब 22 दिसंबर को यहाँ पर मकर रेखा पर, 22 दिसंबर, ठीक है। अब जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर बढ़ेगा, इसका मतलब जब उत्तर की ओर बढ़ेगा इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरे में गर्मी बढ़ जाएगी, और जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ये उत्तरी गोलार्ध में जब ये हवाएं आएंगी तो हवाएं भी कैसी हो जाएंगी, गर्म, भाई गर्म हो जाएंगी। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं भयंकर गर्मी पड़ रही है तो जब गर्मी पड़ रही तो हवा भी तो गर्मी होगी, और जब हवा गर्म होगी तो पानी को उसके अंदर सोखने की क्षमता भी तो ज्यादा होगी। शुरू में ही बताए थे गर्म हवा जल्दी कपड़ा सुखा देती। इसका मतलब जैसे जो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तो हवा भी गर्म होगी, और गर्म हवा होगी तो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब वो जिस वाटर बॉडी के ऊपर से पहुंचेगी उसकी पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। अब पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी और हवा गर्म के साथ साथ कैसी है, हॉट एंड ह्यूमिड। गर्म तो है लेकिन गर्म के साथ साथ कैसी हो गई, नम।
अब जरा इस पर आ जाओ, वही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे थे, इसलिए बना अगले हटा देते हैं यहाँ पर। देखो अब सुनो, जैसे ये हवाएं क्या करी, दक्षिणी गोलार्ध से इसको पार करी, अब दक्षिणी गोलार्ध से इधर की ओर आई, इसका मतलब इधर भयंकर गर्मी पड़ रही, इसका मतलब भयंकर पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये हवाएं तुरंत कैसे मुड़ जाएंगी, दाहिने। समझने के लिए अगर नहीं समझ पा रहा तो देखो, इस पंखा चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा, इस पंखा घूमते हुए पंखे पर अगर कोई कहे इसके ऊपर तुम सीधी लाइन खींच दो पेन से, खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे, क्योंकि जैसे पेन टच करोगे लाइन खींचने के लिए, जिधर की ओर पंखा घूम रहा तुम्हारा पेन अपने आप उधर की ओर चला जाएगा, घूम जाए। इसी तरीके से हवाएं अगर ये है तो हवा इसे अगर इक्वेटर को ऐसे पार करेगा, ऐसे पार करनी चाहिए ना, लेकिन ये पता लगा घूम रही है ऐसे, तो जैसे ही इसको पार करेगी तो हवा भी ऐसे मुड़ जाएगी, जैसे भी पता पेन जैसे इसके बॉटम में रखोगे पेन साथ में मुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, तो हवा ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये इक्वेटर को पार करते हवाओं का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, कैसा? ये कभी जब वेदर रिपोर्ट देखते हो उसमें देखो इंडिया के मैप के ऊपर चारों तरफ एरो बने दिखते होंगे ऐसे, ठीक है। ये सब हवाएं कैसे मुड़ गई, ऐसे, ठीक। अब ये जैसे ही इक्वेटर को पार करेंगे उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, हवाएं तो गर्म तो थी, गर्म के साथ कैसी हो गई, नम। एनी कुल मिला के अब ये पूरा ऐसा सोखता हो गया पानी से बिल्कुल लबरेज, अब निचोड़ने की देर है। अब निचोड़ेगा कब, जब सोखते पर दबाव पड़ेगा। अब ये पानी से बिल्कुल एकदम गर्म है और हवाएं लदी हुई पानी से, अब ये हवाएं बह रही, यानी हवा में गर्मी है, गर्मी की वजह से पानी भाप के रूप में हवा के साथ टहल रहा है, ठीक है। अब टहल रहा है तो यहां पर ये है, आपको बताता वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये इसे बोलते हैं सह्याद्री। अब जैसे ही ये सह्याद्री ये हुआ और ये आपकी हवा हुई, तो जैसे ये सह्याद्री से टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, हवा ऊपर उठना चालू होगी। और जब हवा ऊपर उठना चालू होगी तो वही बताए थे 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किलोमीटर लगातार गिरता है। इसका मतलब जैसे जैसे ये हवा ऊपर की ओर उठ रही है, इस हवा के अंदर जो गर्मी है वो लगातार घट रही है, यानी हवा का जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। और हवा के टेम्परेचर के वजह से ही पानी भाप के रूप में था, और जब हवा में टेम्परेचर ही नहीं रहेगा तो पानी वो भाप के रूप में नहीं रहेगा, फिर पानी फिर से वो बूंद के रूप में बदलने लगेगा, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ये पश्चिमी घाट से टकराती तो ऊपर जाती उठती है, ऊपर उठती ठंडी होती है, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के आसपास पहुंची तो तुरंत एकदम झमाझम चालू। इसीलिए खूब डट के धुलाई इसकी होती है वेस्टर्न घाट की। कभी कभी सुनते हो कि बंबई में गाड़ियां तक समंदर में बह गई पानी के साथ, यानी यहाँ डट के बरसात कोई कमी नहीं। और यही बताया था, इसलिए यह बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है, इसीलिए इसे हॉट स्पॉट बताया था। ये भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है वेस्टर्न घाट, ठीक है। अच्छा आप सुनो, हवा को रुकी तो है ना, ये रुक गई, हवा को कंटिन्यू चली बही रही। अब हवा क्या होगी, इस वेस्टर्न घाट को पार करके किधर आएगी, इधर की ओर, इधर आएगी ना। जैसे ये हवा क्या करेगी, अब इधर पहाड़ की दूसरी ढलान पर उतरेगी, उधर पहुंच गई ना। अब जब पहाड़ के दूसरे ढलान पर उतरेगी, इसका मतलब हवा किधर की ओर आ रही है, नीचे की ओर। नीचे की ओर आने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा यानी जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं उसके अंदर हीट जनरेट होती है, इसका मतलब हवा का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने आप घटने लगेगी, इसीलिए इस एरिया में बरसात नहीं होती, इसीलिए इस वाले एरिया को कहते हैं रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश।
तो यहाँ जब, और हाँ दूसरा तरीका है, जब तो पानी यहाँ ऑलरेडी निचोड़ ही चुके हो, पहली बात तो पानी नहीं बचा, दूसरी बात हवा में गर्मी बढ़ रही, तो हवा में गर्मी बढ़ने मतलब नमी को और खाएगी बजाय बरसात कराने की। तो जब हवा इधर उतरी तो इधर उतरी, इधर उतरी, बरसात ना हुई, बिल्कुल एकदम खाली छींटा फीटा लगा निकल गया। अब ये सब आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, ये हवा रुकी थोड़े ना, वो तो हम लोग रोक लिए थे बरसात कराने के लिए हैं। अरे ये कोई ये वाली खड़ी थोड़े ना है, ये भी चल रही है, पहले एक एक करके समझ लो यार। निबंध कोई ऐसा तो है ना ये खड़ी हो गई, यहाँ ब्रेक लगा दिया, ये ट्रेन का सिग्नल है, लाल कर दिया, उसे ग्रीन कर दिया, मतलब एक एक चलो, इसे को दोनों चल रही साथ में, नहीं नहीं रुकी कोई नहीं, दोनों चल रही साथ में, पहले एक एक समझ लो, फिर दोनों को आखिर पंजाब में मिलाएंगे आके, ठीक है। तो अब सुनो एक बात और सुनो, कोई तो कारण होगा, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। सुना होगा ये बात, बार बार हम ही बोलते हैं, ये वाला एरिया पूरा का पूरा यहाँ पर अरावली रेंज है, बताए थे भी कल ही परसों पढ़े थे, अरावली है। और अरावली की डायरेक्शन कैसी है, जैसी हवाओं की डायरेक्शन, अरावली नीची भी बहुत है। अब ये सारी हवाएं जब यहाँ पहुंचती तो जैसे अरावली है वैसे वो बह रही, यानी तुम डिवाइडर के पैरेलल मोटरसाइकिल चलाते रहो, कभी नहीं टकराओगे जब तक तुम डिवाइडर से 90 डिग्री पर नहीं आओ। यदि थोड़ा एंगल चेंज होगा तभी डिवाइडर देखो ना भूसा हो जाते लड़के लोग। तो अब क्या होगा, ये हवाएं भी जैसे चल रही, जैसे अरावली है वैसे ये मानसूनी हवाएं भी बह रही। अब सुनो, अब ये हवाएं इनको ऐसे पार करके निकल गई, बरसात जीरो, खाली सन्नाटा। अच्छा सुनो, अब देखो एक डायग्राम आपने हिमालय जब पढ़ा था तो ऐसे करके देखा होगा, जिसे हम लोग हिमालय बोले ऐसे, ये अराकानयोमा और ये हिंदुकुश और ये सुलेमान तीर्थर, ये सुने होंगे पहाड़ों के नाम, ठीक, ये वाला। अब यही हवाएं सुनो, ये हवाएं जो यहाँ अरावली के आसपास तो खाली चली गई, कोई बरसात नहीं, हवा वही है, नमी वही है, जो कुछ है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर बिना बरसात करे आगे बढ़ गई, इसीलिए डेजर्ट है ये पूरा एरिया। अब यहाँ तो ये डेजर्ट है पूरा का पूरा एरिया।